नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर शो। इसमें आज हम बात करेंगे कोरोना के वेरिएंट को लेकर, कोरोना को लेकर वापस किस तरह की स्थिति है, इस बारे में हमारी चर्चा होगी और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुनील महावर फिजिशियन हैं और वर्तमान में आप सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में प्रोफेसर हैं। आप मेडिसिन में एमडी हैं। आप सीएमसी वेल्लोर से संक्रामक रोगों में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं। आपको करीब 18 वर्षों का अनुभव है। आप दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब तक 8 से अधिक अवार्ड आपको मिल चुके हैं, जिनमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला अवार्ड भी शामिल है। आप इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन स्पेशलिटी के एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हैं। आपके 70 के आसपास रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू आपको। और संक्रामक रोग हों या कोरोना वायरस से जुड़े हमारा शो हो या दर्शकों को अपनी जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए हों तो हम डॉक्टर सुनील महावर जी को बुलाते हैं, क्योंकि आप रिसर्च के साथ बहुत ही सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इनसे बात करते हैं तो ये अपनी थोड़ी स्पेशल तैयारी भी करके आते हैं। तो इस समय देश में थोड़ा सा लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीन में जो हो रहा है, हम 2 साल लगातार उसको देख चुके हैं। तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ की बात करें, जो चीन में कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही है, अधिकतर रिपोर्ट्स हमारे मीडिया से है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज ए डॉक्टर, एज ए एक्सपर्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी और एज ए मेडिकल फैटर्निटी, हम लोगों की जो जितने भी जर्नल्स हैं, चाहे हम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की बात करें, चाहे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की बात करें, चाहे सीडीसी गाइडलाइन बात करें, चाहे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की बात करूं मैं, चाहे WHO की बात करूं मैं, यूरोपियन सोसाइटी की बात करूं मैं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा चाइना का बहुत सटीक डाटा उपलब्ध नहीं है कि चाइना में इस समय क्या चल रहा है, क्या इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फेक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं और इन्फेक्शन से क्या मोर्टिलिटी है। लेकिन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट छापी थी, 22 दिसंबर के आसपास की बात है। उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया था कि चाइना में ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने 1 या 2 पोस्टुलेटेड एक टर्म होती है जो हम सोचते हैं हाइपोथेसिस के ऐसा हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्ट चाइना से कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है उसने एक सिंगापुर, हांगकांग और तीसरा चाइना के बारे में एक रिपोर्ट थी, ब्रीफ एडिटोरियल था। उसमें इन्होंने 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हाईलाइट करी थी। 1, चाइना में जो वैक्सीन है वो लोकल चाइनीज़ वैक्सीन है, पहली चीज़। दूसरी, होल किल्ड वायरस की वैक्सीन है। जनरली होल किल्ड वायरस की जो वैक्सीन है उसमें 3 डोज लगती है। अब तक वहाँ पॉपुलेशन को 2 डोज लगी हुई थी। तो एक फैलने का कारण ये है कि 3 डोज के बाद ही 89% के आसपास इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकंड थिंग्स, एक वहाँ पे अभी सरकार विरोधी प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हुए थे, बिना मास्क के पब्लिक भी थी, तो एक फैलने का दूसरा कारण भी वह है। तीसरा, जब भी एक जो ओपन किया है मार्केट को सब चीज़ों के लिए, तो एक तीसरा सबसे बड़ा कारण भी है। तो 3 कारण जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने लिखे हैं उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर डायरेक्ट कोई चाइना के कोई स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। मैं बात करूं सब वेरिएंट की, सब वेरिएंट जब से अपना ओमिक्रॉन आया है, सब वेरिएंट इस समय 1500 के आसपास सब वेरिएंट है और ये आगे भी सब वेरिएंट आएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी वायरस है जब भी वो इन्फेक्शन करेगा अपना रंग और रूप दोनों बदलेगा, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन पे चिपकने की जो क्षमता होती है स्पाइक प्रोटीन है, या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, केवल मूलभूत DNA एक रहेगा, बाकी सब चीज़ें उसकी चेंजेस करता रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट को वो इन्फेक्टेड कर सके। ये इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये एक आया ओमिक्रॉन आ गया, BF17 आ गया, अगला 411 आ गया, ये आते ही रहेंगे। ये कुल मिला के बात है। बिल्कुल।
और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चीन का मामला है तो हम ये बात आराम से कह सकते हैं कि चीन में लोकल वैक्सीन बनी है और चीनी चीज़ों पर दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता है, तो हो सकता है कोरोना का वायरस भी उस वैक्सीन पे भरोसा ना कर रहा हो और उसको सीरियसली न ले रहा हो, इसलिए उनकी वैक्सीन जो है इतनी कारगर नहीं हो रही। हमारी वैक्सीन सॉलिड है और हमने देखा भी है कि देश में लोगों को उससे एक कवच मिला भी है। लेकिन हमारे देश में सबके मन में ये सवाल है कि अब तक हमने जो वैक्सीन की खुराक लगवाई है और जो बूस्टर लगवाया है, उसके बाद ये जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, खासकर अभी जो भी चल रहा है वेरिएंट, तो क्या वो हमारे को बचाव में मददगार रहेगा? हाँ सर, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये हर आदमी को एक डर रहता है कि अब क्या होगा। इसका आंसर मैं 3 आंसर में मिला के दूंगा, सब आंसर में मिला के। पहला, जो अपने वैक्सीन लगी है, चाहे वो mRNA वैक्सीन है, होल जीनोम वैक्सीन हो, सब यूनिट वैक्सीन, जो भी वैक्सीन है, ये मेनली अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लंग्स को प्रोटेक्ट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने लंग्स तो सेफ रहेंगे। बट जो नेज़ल वैक्सीन की अब हम बात कर रहे हैं, जो लोकल इम्यूनिटी गले की डेवलप करेगी, वो इस वैक्सीन में नहीं है अब तक। तो हो सकता है हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। गले में एक छोटा सा हल्का सा खांसी हो, जुखाम हो, हल्का सा गला दर्द हो और हम लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और हम सेफ रहें। जो भी वैक्सीन की एफिकेसी है 89% से 90 या 94% से, जितने भी वैक्सीन्स की है एफिकेसी है, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपको बचाते हैं। सेकंड, मास्क ज़रूरी है। सर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गला तो हमारा इन्फेक्टेड हो रहा है, क्योंकि गले को लोकल इम्यूनिटी नहीं दे सकती है। हो सकता है कुछ पेशेंट जो जिनको बूस्टर नहीं लगी हो, या कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए हो, जैसे ब्लड कैंसर वाले कुछ पेशेंट रह गए थे, या कोई CKD वाले, क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले, या लकवा वाले, या ऑर्फन पेशेंट, कुछ पेशेंट रह गए थे। तो इसलिए वैक्सीन के साथ हमें मास्क भी लगाना ज़रूरत है। तीसरा, मार्केट ओपन हो चुका है, अर्थव्यवस्थाएं खुल चुकी है, बाज़ार खुल चुके हैं, तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे कि 2 गज की दूरी है मेंटेन, इसलिए मास्क इज़ मैंडेटरी। अगर किसी ने जो बूस्टर नहीं लगाई हो तो बूस्टर लगवाना चाहिए। ये हमें डेफिनेट प्रोटेक्शन करती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। नई वैक्सीन जो आ रही है, नेज़ल वैक्सीन, जो मैंने कहा, जैसा समझाया कि आपके गले में जो इन्फेक्शन है वो सर्वाइव करेगा, उसके लिए भी वो कारगर होगी। लेकिन उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और मार्केट में अवेलेबल भी होने लग गई। बचाव को लेकर आपने कुछ टिप्स दी हैं हमारे दर्शकों को। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ऐसे लोग जिनको पहले कोरोना हो गया था, तो उनके लिए अब आने वाले जितने भी वेरिएंट हैं तो वो मतलब कैसे रहेंगे? कि जैसे मेरे को सर्दी जुकाम है, तो जब भी दूसरे लोगों को इसका संक्रमण होता है तो मैं भी इसकी चपेट में आ जाता हूँ। तो मान लो मेरे आसपास ऐसे कोविड वाले मरीज हैं जो मैं उनसे इसको कैच कर लेता हूँ, तो ये मेरे शरीर में कैसे असर दिखाएगा? आपने जो सवाल पूछा इसका मैं जवाब ही देना चाहूँगा। पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके टर्म यूज करी गई थी, जिनके कोरोना हो चुका है। उसके बाद उन्होंने 4 to 6 वीक 2 ग्रुप बांटे थे, 6 to 12 वीक और मोर देन 12 वीक। ये मैं बात कर रहा हूँ 2 मार्च 2020 के बाद जो कोरोना जो डायग्नोस केसेस है उनके बारे में। तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट कोविड सिंड्रोम लगभग क्लियर हो चुके हैं। लेकिन भी ऐसा नहीं है कि कोरोना में केवल लंग्स इन्वॉल्वमेंट हुई है, ब्रेन से लेके किडनी से लेके लीवर तक, पेनक्रियास, सब हर चीज़ इन्वॉल्वमेंट हुई थी। क्योंकि जो साइटोकाइन जो स्टॉर्म आया था उसमें पूरी बॉडी को इन्वॉल्वमेंट किया था। तो अगर मैं बात करूं लंग्स में, अब लंग्स में उस समय भी कोरोना के टाइम जो हमारी स्टडी पब्लिश हुई थी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में जितने में भी, तो जो पेशेंट पहले से COPD के थे, क्रोनिक स्मोकर के थे, जो क्रोनिक स्मोकिंग करते थे, या जो अस्थमा वाले पेशेंट थे। एक टाइम तो जब स्टडी में आया था कि अस्थमा प्रोटेक्टिव है, लेकिन बाद में स्टडी में प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि अस्थमा वाले मरीज उस समय स्टेरॉइड का यूज करते थे, इनहेलर का, लेकिन बाद में स्टडी में वो बेनिफिशियल नहीं पाया गया। तो अस्थमा वाले पेशेंट है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जिनके पहले से ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ पहले से डायग्नोस्ड है, या फिर COPD है, या फिर आप पोस्ट ट्यूबरकुलर मानो पेशेंट, ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट है,
या फिर आप मानो सिलिकोसिस वाले पेशेंट जो हमारे करौली, धौलपुर, गंगापुर वाले बेल्ट में सिलिकोसिस के पेशेंट, इनमें सारी बीमारियों में लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। या जॉइंट में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पास लंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उसको ILD बोलते हैं पोस्ट। तो ऐसे सारे जितने भी लंग्स की बीमारियां हैं, इनमें TB होने के बाद इनमें कोरोना होने के बाद, या ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट तो पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस, इनमें कोरोना होने के बाद इनका आउटकम बहुत अच्छा नहीं था। मतलब आपकी भाषा में, अगर आम आदमी की भाषा में पूछो तो इन पेशेंटों का सर्वाइवल बहुत कम रहा है, इनको बचने की संभावना उस समय से कम थी। लेकिन जो बच गए, जिनके लंग इम्प्रूवमेंट हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेशेंटों के अभी भी पेशेंट आते हैं लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे हैं। स्टेरॉयड अब हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग इन्हेलर यूज़ करते हैं, और एंटी जो है सिक्रेटरी एजेंट जैसे सिट्रिजिन, एंटी एलर्जिक एजेंट, मॉन्टिलुकास्ट, इन लोगों पे जो पेशेंट है इनके लिए एक रिस्क ग्रुप है। कोई भी इन्फेक्शन हो, मैं नहीं बोल रहा कि कोरोना दोबारा इन्फेक्शन एक रिस्क ग्रुप है, कोई भी इन्फेक्शन इनके लिए रिस्क ग्रुप है। इस मौसम में सिंपल इन्फ्लुएंजा हो या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो या कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, इनके लिए हमेशा, चाहे लीजियोनेला न्यूमोनी हो, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं इस सीज़न में, तो ये इनके लिए स्ट्रेप न्यूमोनी हो, एक इन्फेक्शन ग्रुप, ये उसके लिए थोड़े ससेप्टिबल रहते हैं। अगर कोरोना की बात करूं, मैं सब वेरिएंट की बात करूं कि इनके कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, पेशेंट सर्वाइव कर चुका है, अब कोई डर है क्या? हाँ, बिल्कुल डर है। वैक्सीन ले ली तो आपका डर एकदम कम हो गया, लेकिन फिर भी एक सेकेंडरी कोई भी इन्फेक्शन, आपको छोटा सा भी इन्फेक्शन है तो ये डिटोरिएट कर देता है। डिटोरिएट का मतलब हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ा देता है, आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ा देता है, आपका डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर्ड करता है। तो हमें इसका प्रोटेक्शन करना है। तो एक तो हमें, अगर आपने तीसरी वैक्सीन नहीं लगवाई प्रोटेक्शन के लिए, तो तीसरी वैक्सीन आप लगवा लो। दूसरा, आप जैसे ही बीमार पड़ो डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रीटमेंट पूरा करो। ये नहीं कि हमने 3 दिन की एंटीबायोटिक ली या जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो बीच में छोड़ दी, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मौसम चल रहा है इसमें सामान्य फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार है, ये भी होते रहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसको जांच से लेकर इलाज और अलग जो रखना था, जो हमने शुरू किया था क्वारंटीन या आइसोलेशन, उसको लेकर अब क्या गाइडलाइंस हैं? सर, गाइडलाइन की आपका सवाल बहुत अच्छा है। गाइडलाइन के हिसाब से सब, जब पहले अपन प्री वैक्सीनेशन वीरा की बात करें, वैक्सीन के पहले वाली बात करें, तो सबसे पहले अपना जोर था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कौन है पेशेंट, देन उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, देन आइसोलेट किया उसको, और देन हमने उसको ट्रीटमेंट किया। लेकिन जब से वैक्सीनेशन आया है, वैक्सीन रोल आउट पूरे वर्ल्ड में हुआ है, तो अब वैक्सीनेशन पे अपना जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन होने से अल्टीमेट अपने को आउटकम ठीक रहेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन्वेस्टिगेशन, इनका बहुत ज़्यादा अब रोल नहीं है। अब तो ये कि वैक्सीन आपको लग गया है, वैक्सीन के बाद आपकी बूस्टर डोज लग गई है, तो आप प्रोटेक्टेड हो। फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेट हो रहा है, तो अभी जनरली तो वायरल इस समय डोमिनेंट होता है। क्यों होता है वायरल डोमिनेंट? आपका एक क्वेश्चन होगा। दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, तो जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, ये कॉमन। सेकंड, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन होते हैं तो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। स्ट्रेप की वजह से होता है, स्ट्रेप ओरियस, स्ट्रेप न्यूमोनी की वजह से, तो टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोनों में मैं अंतर की बात करूँ तो वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। गला खराब होता है, गले में कांटे जैसे चुभते हैं, नाक से पानी आता है, उसके बाद बुखार आता है, बुखार 101 तक आता है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन खांसी चलती है, तीसरे दिन बुखार उतर जाता है, 5वें छठे 7वें दिन तक पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन मैं टॉन्सिलाइटिस की बात करूं या न्यूमोनिया की बात करूं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें लंबे समय तक जुकाम रहेगा, हाई ग्रेड फीवर 102 103 तक रहेगा। न्यूमोनिया में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ जाएंगे, आपके श्वास की दर बढ़ जाएगी, बुखार बहुत तेज़ रहेगा, सिर दर्द बहुत तेज़ हो जाएगा। तो एक डिफ्रेंशिएटेड मेनली फीचर है। फिर भी अगर आप रिस्क ग्रुप में हो, अबो 60 हो, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है आपके पहले से डायग्नोस हो, COPD है आपके, हार्ट वाले पेशेंट है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।
और जांच और आइसोलेशन का क्या रहेगा ऐसे सर जांच और आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन हुई है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड होता है, उसके फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, अब लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको जांच डेफिनेट करानी चाहिए। पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और दवाइयाँ किस तरह की लेनी पड़ती हैं इस दौरान? सर दवाइयाँ जो क्या है कि हम लोग अगर वायरल फीवर है तो सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे मैंने बताया कि सिट्रीजिन और पैरासीटामोल, ORS का घोल, इनसे काम चल जाता है। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक क्वेश्चन बहुत था जो हर जगह पूछा जाता है कि सर अगर नया वेरिएंट आया है तो हमारी एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव होगी नहीं होगी? डेफिनेट इफ़ेक्टिव होगी। अभी भी लेटेस्ट NAGM का आर्टिकल आया है, मोलनुपुरावीर से लेकर रेमडेसिविर तक इफेक्टिव है, डेफिनेट इफेक्टिव है मेडिसिन। लेकिन ये कब देंगे रेमडेसिविर? जब हम देते हैं, जब कोविड कंफर्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ही हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। ऐसे सवाल जो आम लोगों के मन में आते हैं उनके बारे में हमने बातचीत की है, लेकिन ऐसी कंडीशंस भी हैं कि हमारे को ये लगता है कि मुझे जाना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, बाहर से कहीं से आया हूँ तो नहाना धोना है, और मेरे को यात्राएं करनी है। यात्राएं मेरी अपने वाहन से हो सकती है, बस या ट्रेन में हो सकती है, हवाई जहाज़ से हो सकती है, विदेश जाना पड़ सकता है। तो इन सब स्थितियों में क्या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा? आपने बहुत अच्छा, जो जनरल क्वेरीज़ रहती है आम आदमी की, कि मुझे जो सब आज न्यूज़ आ रही है, हर जगह न्यूज़ आ रही है, टीवी में, रेडियो में या न्यूज़पेपर्स में, तो इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। पहली चीज़ तो ये बताऊं कि आप जब भी निकलो तो कम से कम मास्क तो ज़रूर लगाओ। मास्क लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सिंपल जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जो मैंने बताया, कॉमन कोल्ड, उससे भी आपका प्रोटेक्शन रहता है। दूसरा, आप अस्थमा के, एलर्जी के मरीज हो तो धूल धुएँ से आपको प्रोटेक्शन रहेगा। तीसरा, जो भी इन्फेक्शन डिजीज़, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, न्यूमोनिया, इनसे आपको इन्फेक्शन से, पोल्यूशन से, इवन एलर्जन से आपको कम से कम बचाव रहेगा। तो मास्क तो कुल मिला के हिंदी भाषा में कहे तो आपको इफ़ेक्टिव है और प्रोटेक्शन में ज़रूरी है। दूसरा, जब काम हो तो आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना ही पड़ेगा, अगर काम के हिसाब से आप जा रहे हो, पर अननेसेसरी वॉकिंग से अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, लंबी यात्राएं, किसी को जैसे अपने बिजनेस जर्नी के लिए विदेश जाना है, तो विदेश अभी तक जो मैंने जितने भी जर्नल्स बताए, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन लॉ जो हमारे US को करता है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन लॉ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इनमें अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी कंट्री में सर्ज की रिपोर्ट एकदम कोविड केस 1000 या लाख्स में बढ़े नहीं हैं। तो अभी तक इन जो कंट्रीज़ है इन्होंने एडवाइजरी भी जारी नहीं करी गई है, तो लगभग जाना सेफ ही है, लेकिन विद वैक्सीनेशन, विद मास्किंग, विद सैनिटाइजेशन आप जा सकते हो। अभी किसी कंट्री ने ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं करी गई। ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप बरत सकते हैं, या ऐसी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रख के इस संक्रमण से दूर रह सकते हैं? कोविड के दौरान हमने इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुना था, हमने उसको आजमाया भी है और ये महसूस भी किया है कि यदि हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा तो वो जो इस तरह के संक्रमण या बीमारियां हैं या मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचाने में काफ़ी कारगर रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी इम्यूनिटी होती है। तो इस समय हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, या कहें कि साल भर ही हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? सर जनरली क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कोरोना में नए नए प्रोटोकॉल भी आए थे, नए नए ट्रीटमेंट भी आए थे, कोई काढ़ा पीना। सर जहाँ तक मेडिकल प्रूव चीज़ की बात कहूँगा मैं, जनरली हमारी जो इम्यूनिटी होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, WBC बनाती है। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ बेसिक से। WBC सेल्स जो होती है मेनली प्रोटीन्स से बनते हैं, अधिकतर प्रोटीन्स। तो अच्छे प्रोटीन डाइट लो। अब अच्छे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन सोर्स है तो उसके लिए एग बेस्ट प्रोटीन डाइट है। वेजिटेरियन के लिए है तो पनीर रहा और दाल रही,
चाहे सोयाबीन की दाल हो या जो भी दाल खाता हो, ये एक बेस्ट सोर्स है। तो अपनी बॉडी जो है वो प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इम्यूनिटी। जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनती है किसी भी वायरस के अगेंस्ट में हो, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हो, ये हमेशा प्रोटीन से ही बनती है। तो एक प्रोटीन सोर्स आप अच्छे प्रोटीन डाइट लो। दूसरा एक एक्सरसाइज करो। तीसरा अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां होती हैं उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। स्मोकिंग एक हैजार्डस है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट कर देती है, लंग्स को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर देती है। अस्थमा हुआ, उसमें स्मोकिंग नहीं करनी, तो स्मोकिंग को अवॉइड करो। आप एक्सरसाइज करो, अच्छी प्रोटीन डाइट लो, पानी अच्छा पियो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। मेन यही है। कोई ऐसी प्रूव मेडिकेशन नहीं है कि ये मल्टीविटामिन है या ये कैल्शियम है या ऐसी कोई मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। अब तक मेडिसिन में प्रूव नहीं है सर। बिल्कुल, लेकिन जो इस तरह की गोलियां होती हैं उन पे हमें अलग ही तरह का भरोसा होता है और उस भरोसे के बदौलत ही हम उनको ले लेते हैं और ऐसा महसूस करने लगते हैं कि इसने हमारे शरीर में परिवर्तन जो है वो ले आए हैं ये, और अब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन ये बात सब पे लागू नहीं होती। आप स्ट्रॉन्ग तभी होंगे कि जब आप वाकई में कोई कमजोरी आपके शरीर के अंदर रही हो। फेफड़ों की आप बात कर रहे थे और मैं देख भी रहा था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया है वहाँ पे इस तरह के टेस्ट फिर आने लग गए हैं कि इतनी देर तक आप सांस रोक कर देखिए, आपके फेफड़े जो हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी सारी बातें या कमज़ोर हैं ये बताई जा रही हैं। तो फेफड़ों की मजबूती के लिए हम अलग से क्या कर सकते हैं? सर, फेफड़ों की मजबूती के लिए पहले तो फेफड़े कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें कि जिससे फेफड़ों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जैसे स्मोकिंग है, मैंने बताया, उससे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं फेफड़े, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इनको करना है हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 मिनट ब्रिस्क जो टेस्ट करते हैं हम, वॉक करके टेस्ट करते हैं, ये आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। वॉक का एक रूल होता है कि आप ब्रिस्क वॉक करोगे तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ेगी, सांस फूलेगी, आपकी हार्ट भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो आपकी हार्ट रेट है वो 100 के ऊपर जाएगी। तीसरा, आपका पसीना भी आएगा। तो आप एक ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो। रेस्पिरेटरी की जैसे एक्सरसाइज जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो कर सकते हो, पर कोई स्पेसिफिक इंडिकेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम लोग जिनको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनको हम लोग एक मेडिसाइजर देते हैं, उसमें 4 बॉल्स होती है, वो उनको खींचनी होती है और उठानी होती है। पर आम आदमी के लिए ऐसी कोई एक्सरसाइज अभी तक डेवलप नहीं हुई है। सिर्फ उन्हीं बीमारियों में हुई है जिनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पहले से डायग्नोज है, हम उनको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं। पर आम आदमी के लिए ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी के लिए हम एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए बोलते हैं, तो हार्ट लंग इन्वॉल्व हो और वो डेवलप हो जाए। बिल्कुल। और हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर हम लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो आप भेज सकते हैं और डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इस नंबर पे उपलब्ध हो जाएगी। स्कूल इन्फेक्शन, मतलब जो बच्चे हैं वो लंबे समय तक घरों में रहे और फिर जब जनजीवन सामान्य हुआ तो उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया गया, लेकिन बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें खांसी जैसी समस्या, मतलब सांस या फेफड़े जो हैं इनसे जुड़ी हुई तकलीफ़ें उनमें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका पक्का या स्थायी इलाज जो है वो कैसे मिलेगा? सर, मैं क्या मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो पीडियाट्रिशियन ही इसका बेस्ट आंसर दे पाएगा, ये मेरा जवाब है। तो ये बात तो पीडियाट्रिशियन यानी जो बच्चों के होते हैं एक्सपर्ट वो दे सकते हैं। लेकिन वयस्कों की बात करें तो ऐसे मरीज, मतलब जैसे जो बुज़ुर्ग हैं या ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें इस समय क्या सावधानी बरतनी होगी? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है सर। जैसे मैंने बताया था, रिस्क ग्रुप, अपन सिर्फ बुजुर्गों के अलावा रिस्क ग्रुप को भी लें। मोर देन 65 ईयर इन्वॉल्वमेंट हो, कोई क्रोनिक डिजीज़ हो, CKD हो, लकवा मारा हुआ है, हार्ट का इलाज चल रहा है, ब्लड कैंसर है और बाकी कैंसर है, कोई लंग कार्सिनोमा, ये एक रिस्क ग्रुप होता है। रिस्क ग्रुप इसलिए होता है सर, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये एक रिस्क ग्रुप में होता है। इनको हम सलाह देंगे कि एक तो जो उस समय कोरोना में सलाह देते थे कि मास्क लगाए, सैनिटाइज यूज करें और भीड़ भाड़ वाले जाने में एरिया में जाने से बचें, यही इनके लिए सलाह है। कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है इनके सबके वैक्सीनेशन हो चुका होगा, बूस्टर डोज लग चुकी होगी, तो कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं। लेकिन मास्क हमेशा लगाना है जब भी आप एरिया में बाहर जाए। जब बिल्कुल। तो कोरोना को लेकर हम जब भी विशेषज्ञों से बात करेंगे तो उसका निचोड़ यही निकलेगा कि
बहुत कुछ तो हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है कि हम इसको रोकने में मदद कर रहे हैं या इसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वेरिएंट्स आते जाते रहेंगे, खबरें आती जाती रहेंगी जो कि पुष्ट होंगी, नहीं होंगी, अफवाहें होंगी, गलत जानकारी होगी। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय आप सावधानियों पर ध्यान दें तो कोविड को हम पुरानी जैसी स्थिति में आने से रोक सकेंगे। और मेडिकल साइंस है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो अपने प्रयास पहले भी कर रहे थे और अब भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर सुनील महावर जी को हम धन्यवाद थैंक यू आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए। हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। थैंक यू।